हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीज विथ हिस्ट्री क्लास। आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 का मिलिट्री कॉज को और आगे पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा था, इल ट्रीटमेंट विद द सिपॉयज। सिपॉयज मतलब सिपाही, उनके साथ इल ट्रीटमेंट करना बाय द ब्रिटिशर्स। अब इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप एक ब्राह्मण सोल्जर हैं, आप सोल्जर हैं, ऊपर से ब्राह्मण हैं, तो आपको जानबूझकर समंदर के उस पार कोई देश में लड़ाई करने के लिए भेजा जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक तो आप सोल्जर हैं, ब्राह्मण हैं, आप बाहर अगर जाएंगे तो आपके धर्म का, रिलीजन का हनन होगा। कैसे? आप बाहर जाएंगे अगर, तो डेफिनेटली आप ऐसा फूड खाएंगे जो बाहर में अवेलेबल है। तो बाहर में ऐसा क्या खाना है? आपका सात्विक खाना तो नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण्स मोस्टली हम कैसे रिलेट करते हैं? वेजिटेरियन फूड। तो जानबूझ के ब्रिटिशर्स उनको बाहर भेज रहे थे ताकि वो ऐसे खाना खाएं जिसमें मीट का भी कंजम्पशन हो, मीट भी उसमें मिला हो। ठीक है, तो ये जानबूझकर किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि ब्राह्मण सोल्जर्स अपने धर्म को नष्ट करे, खुद अपने आप उसको लगे वो कर्तव्य कर रहा है, लेकिन उसका धर्म भी भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन सोल्जर्स ने मना कर दिया, वो और बात है। ठीक है, बस इसका इतना ही मतलब है। जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट सिंपल कहता है ब्राह्मण सोल्जर्स ओवरसी जाएगा, समंदर के उस पार जाएगा, और वहां जाके वो जो भी खाएगा, ताकि जो ऐसा मीट का पार्ट खाएगा या ऐसा कुछ खाएगा जो उसके धर्म को नाश कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेस चांस ऑफ प्रमोशन। ये क्या है? देखिए, ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स, हम बार बार इंडियन सोल्जर्स कह रहे हैं, इंडियन सोल्जर्स को कोई भी चांस नहीं दे रहे थे प्रमोशन का। एक तो उनको सैलरी भी कम मिल रहा था, उनको जनरल सर्विस एक्ट के थ्रू, एनलिशमेंट एक्ट के थ्रू बाहर भेजा जा रहा था, उनके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा था, तो उनको प्रमोशन कहाँ से होगा? यानी वो सबसे लो जो वर्ग है वहां पर थे, पोस्ट में थे, वो हायर पोस्ट में जा ही नहीं पाए कभी। ठीक है, नो चांस ऑफ प्रमोशन या लेस चांस। ओके, तो पहला है इल ट्रीटमेंट, बुरा बर्ताव करना। सेकंड है जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट, काम लेस चांस ऑफ प्रमोशन। उसके बाद और क्या? अलाउंस नहीं मिलना। ठीक है, अलाउंस नहीं मिल रहा है उनको। अलाउंस क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है, तो आप सैलरी से अलग आकर जो पैसे मिलते हैं उसको अलाउंस कहते हैं। तो डेप्रीवेशन शब्द का मतलब है नहीं मिलना, डेप्राइव रहना। ठीक है, आपको कोई चीज नहीं मिल रहा है, सुविधा नहीं मिल रहा है। तो ये भत्ता का मतलब है, यहाँ पे फॉरेन सर्विस अलाउंस को भत्ता कहा जाता था। तो यानी इंडियन सोल्जर्स को अलाउंस नहीं मिल रहा था। ठीक है, वो बाहर जा रहे नहीं जा, कोई सूरतों में उनको अलाउंस। देखिए, उनको सैलरी ही कम मिल रही थी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, बुरा बिहेवियर हो रहा था, तो अलाउंस कहाँ से मिलेगा? इसको हमको समझना है एज अ स्टोरी माइंड में। सोचिए, आप एक सोल्जर हैं, ब्राह्मण सोल्जर हैं, आप ब्रिटिशर के अंडर में काम कर रहे हैं, आपके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है, सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं, बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, अलाउंस नहीं मिल रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? लो सैलरी। इंडियन सोल्जर्स यूज टू गेट लो सैलरीज, बहुत कम पैसे मिलते थे कंपैरेटिवली टू ब्रिटिश। कंपेयर करें अगर उनसे, तो ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम सैलरी मिल रहा था। ये याद रखना है, लो सैलरीज। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 5 गुना 10 गुना कम मिल रहा था। तो बस हमको याद रखना है कि सैलरी कम थी। आगे देखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट। वॉर का क्या रिजल्ट हुआ? वॉर तो हुआ, जिसमें कौन जीता? ब्रिटिशर्स जीत गए। तो इसका क्या रिजल्ट है? तो पहला रिजल्ट है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। ये है कंपनी। यह कंपनी किसको बोली गई है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, अब वो ट्रेड नहीं कर रही थी, अब वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गई थी, और एक्टिव होके वो पूरा रूल करके हमारे साथ फाइट करके 1857 के रिवोल्ट में, अब उसका पावर ट्रांसफर हो गया। किसको मिला? क्राउन को मिला। ये देखिए, क्राउन। क्राउन क्या है यहाँ पर? क्राउन हम बोलते हैं जो इंग्लैंड में राज कर रहा है उनको, यानी वहां पे जो बैठ के रूल कर रहे हैं, वहां पे जो बैठे हैं, यहाँ पे लोगों को भेजा गया है, उनके हिसाब से जो रूल चल रहा है, अब एंटायरली वही रूल करेंगे। कंपनी का अब रोल खत्म,
मतलब कंपनी पूरा खत्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन अब रूल करेगा हमको, यानी इंडियंस के ऊपर? क्राउन, ताज याद रख लीजिएगा, ताज से रूल करेंगे। अगला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पोस्ट हट गया, अब कौन पोस्ट में आया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये पोस्ट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट में आया। ये सोचिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये हट गए, तो इनको कैंसिल कर देते हैं। कौन पोस्ट में है? सेक्रेटरी पोस्ट में है। याद कैसे करेंगे? एक रानी है, क्राउन रानी पहनी है ना, क्वीन उस टाइम पे जो थी, वो अपने साथ सेक्रेटरी को लेकर आई है, तो रानी सेक्रेटरी लेकर आई है। अगला क्या क्या बदलाव हुआ देखते हैं। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मैंने बोला है, ये देखिए सोचिए एक पर्चा है, ठीक है, ये एक पर्चा है, उसके अंदर में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, यही सारे पॉइंट्स है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये कंपनी रूल खत्म हुआ किस पर्चे के हिसाब से खत्म हुआ? ये पर्चे के हिसाब से। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पावर कंपनी से क्राउन में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर्स पोस्ट हट गया भाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया। और क्या लिखा है इसमें, आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल का जो पोस्ट ऑलरेडी था, वो पोस्ट के साथ साथ अब कौन सा पोस्ट आ गया? वाइसरॉय। वाइसरॉय थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है, नया नया चीज ज्यादा फेमस हो जाता है, तो वाइसरॉय पोस्ट, ये बस एक पोस्ट है, ठीक है। ब्रिटिशर्स अपने हेड को ऐसे रिलेट करते हैं, वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, उनके हेड को, जैसे हम राजा महाराजा करते थे वैसे ही। तो लॉर्ड कैनिंग हमारे फर्स्ट वाइसरॉय बन गए, लॉर्ड कैनिंग। सो हमको याद रखना है ये नाम। कैसे याद करेंगे? फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? सो कौन से कैन, कौन से कैन, लॉर्ड कैनिंग। हो गया। तो क्या क्या हुआ एंड ऑफ कंपनीज रूल में? 1858 का हमने एक्ट को फॉलो किया, उसमें क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पावर, किससे किसको? आपका कंपनी से क्राउन को। सेकंड क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर्स का पोस्ट हट गया, क्या आया? क्वीन किसको लेकर आई? सेक्रेटरी को लेकर आई। और साथ में कौन आ गया पीछे पीछे? वाइसरॉय आ गया पीछे पीछे, ठीक है, वाइसरॉय आ गए। पहले वाइसरॉय कौन बने? कौन से कैन, कैनिंग। उसके बाद सिविल सर्विस कंपटीशन ओपन हो गया सबके लिए। सिविल सर्विस कंपटीशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी तक ओपन नहीं हो रहा था, ये हमको एग्जाम देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ रहा था। इंडियंस में इंग्लैंड जाके एग्जाम दे रहे थे, पर अब क्या हो गया कि आप हमारे लिए भी ओपन हो गया, हम भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यानी इंडियंस भी सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकेंगे, और उनको जो वो जीतेंगे, मतलब सोचिए मैंने एग्जाम दिया, मैं क्लिक करके एग्जाम में मैंने क्रैक कर दिया, अब मैं इंडिया में कोई एक पॉलिटिकल यानी अच्छे पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आ जाऊंगी। इसके पहले तक सिविल सर्विस के एग्जाम में इंडियंस को अलाउड नहीं था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू 1858 ये अलाउड हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है एंड ऑफ कंपनीज रूल के बाद हमारा क्वींस प्रोक्लेमेशन, वो 1858 का ही हमने पूरा पढ़ा है। क्वीन का प्रोक्लेमेशन मतलब क्वींस ने क्या क्या पॉइंट रखे, क्वीन तो रानी बन गई ना, अब उसको भी तो अपना कुछ पॉइंट्स बोलना है, तो उन्होंने क्या क्या बोला? उन्होंने पहला पॉइंट बोला कि भाई मैं तो रानी बन गई, अब मैं इंडिया में ना सोशल रिलीजियस कस्टम्स जो इंडिया का है उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी, आपको जैसा अपना कस्टम करना है आप करिएगा, हम ब्रिटिशर्स आप में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके बाद हम सारे यूरोपियंस और इंडियंस को इक्वल समझेंगे, हमारे लिए वो इक्वल होंगे, ओके। उसके बाद हम आपके यहाँ इंडस्ट्रीज को भी एडवांस करेंगे, हमने कितनी इंडस्ट्रीज बंद करवा दी, लेकिन अब हम आगे बढ़ाएंगे आपकी इंडियन इंडस्ट्रीज को, और हम पब्लिक वेलफेयर के लिए भी बहुत काम करेंगे। ये क्वीन के वर्ड्स थे, वादे थे। उसके अलावा और क्या? एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवास, हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था एंड ऑफ कंपनीज रूल, फिर हमने क्वीन का प्रोक्लेमेशन पढ़ा यानी क्वीन के पॉइंट्स पढ़े। अब हम मुगल और पेशवा का जो अंत हो गया उसके बारे में देखते हैं, कैसे अंत हो गया। तो ये है बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो है ना, ये हमारे लास्ट लेटर मुगल है। लेटर मतलब असली में जितने मुगल्स आए थे, औरंगजेब लास्ट थे 1707 में, उसके बाद जितने मुगल्स आए थे उसमें से ये जो सबसे आखिरी वाले हैं बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह सेकंड भी बुलाते हैं, ये आखिरी रूलर थे हमारे। इनको लोगों ने ना, ब्रिटिशर्स ने यांगून नाम की जगह में बंद कर दिया था, वहां ले जाकर, और वहीं उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है एंड ऑफ मुगल्स, मुगल्स की पूरी कहानी खत्म हो गई, अब और कोई मुगल्स नहीं है। उस टाइम पर भी नहीं थे, आज भी नहीं है। और ये पेशवा देखिए नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब बाजीराव सेकंड के बेटे हैं, अडॉप्टेड सन है, ठीक है।
तो नाना साहेब कानपुर में रह रहे थे उन दिनों, ब्रिटिशर्स से बचकर या उनसे लड़ाई करके भी, वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनसे लड़ाई भी किए थे, और फिर लास्ट में उनको रियलाइज हुआ कि और फाइट नहीं कर सकते, तो ये चले गए नेपाल। इसलिए हमने यहाँ लिखा है मुगल्स भी खत्म, पेशवाज भी खत्म। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हुए? सबसे पहला हुआ एंड ऑफ कंपनीज रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, आपका ताज में आ जाता है सारा पावर कंपनी से। दूसरा क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट आ जाता है, क्वीन आई तो सेक्रेटरी को लेकर आई, गवर्नर जनरल के साथ वाइसरॉय प्रोमिनेंटली आ गया, एक पोस्ट आ गया, और उसके बाद सिविल सर्विस के लिए इंडियंस भी एलिजिबल हो गए। क्वीन का प्रोक्लेमेशन था, उनके कुछ वादे थे, वो इंटरफेयर नहीं करेंगी, इंडस्ट्रीज खुलाएंगी, यूरोपियन और इंडियन भाई भाई, और वेलफेयर करेंगी इंडियंस का। वेलफेयर मतलब भलाई करना। मुगल्स और पेशवास का अंत हो गया था, बहादुर शाह जफर भी मारे गए यांगून जाकर, म्यांमार में एक जगह है, और पेशवा भी मारे गए, नाना साहेब वो खुद नेपाल चले गए। आगे देखते हैं। प्रिंसली स्टेट्स, जो स्टेट्स में, जो राज्य में राजा थे, उनके साथ क्वीन का कैसा रिश्ता था? बहुत अच्छा रिश्ता था। यानी क्वीन का ये वर्ड्स थे कि वो उस राज्य में जिनके साथ उनका अच्छा रिश्ता है, वो उनको ऐसे इन्फ्लुएंस करती थी कि मैं आपके राज्य में बहुत इंडस्ट्रीज डेवलप करूंगी, आपके लोगों को बहुत अच्छे से रखूंगी, आपके राज्य में खाना पीना मार्केट्स बहुत स्ट्रांग होगा। मतलब वो सारी अच्छी बातें, ताकि वहां के प्रिंसली जो राज्य थे वो उनको एक्सेप्ट कर सके। होता है ना, इलेक्शन के पहले भी ऐसे होता है, बहुत सारे वादे होते हैं। अब ये तो रानी बन चुकी है, इनको तो चाहिए ना कि इंडियंस भी मुझे एक्सेप्ट करे। आगे देखते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, देखिए यहीं से पूरा चीज बदल गया। डिवाइड एंड रूल अभी तक बहुत अच्छा अच्छा चल रहा था, अब क्या हुआ, ये सब होता रहा, साथ में ये भी था कि ये देखिए जो फोटो है इसमें, देखिए ये जो पर्सन है ना, ये किस तरह से खाना या कुछ भी दे रहे हैं सामने वाले कुछ लोगों को। तो ये क्या है, आप बता रहे हैं डिवाइड एंड रूल हर जगह में, गरीब अमीर के बीच में, कास्ट के बीच में, मुस्लिम और हिंदू के बीच में, राज्यों के बीच में। ये आपका है कास्ट के हिसाब से, ये ब्राह्मण और ये सारे लो कास्ट के लोग होंगे, यहाँ मैंने जस्ट एक हिरार्की डाल दी है। ये हिंदू मुस्लिम कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में अगर आपने डिवाइड एंड रूल डाल दी तो ये कम्युनल लोग हैं पूरे एक ग्रुप, इनके बीच में डिवाइड एंड रूल। ये राज्यों का पूरा एक समूह है, उसके बीच में डिवाइड एंड रूल। यानी उस टाइम पर ये चल रहा था, धीरे धीरे लोग एक दूसरे से वापस से डिटैच हो जा रहे थे कि भाई ये तो लो कास्ट है, ये हाई कास्ट है, इस तरह से। तो ये भी हम कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, रिजल्ट क्या हुआ, वॉर के बाद रिजल्ट क्या हुआ, सब स्मूथ नहीं था। आगे देखते हैं। एंटेगोनिज्म का मतलब मैं बता दे रही हूँ, एक तरह से नफरत करना किसी से, ठीक है। और यहाँ रेशियल तो लग ही गया है, रेशियल का क्या मतलब है, रंग को लेकर आप नफरत कर रहे हैं किसी से, ठीक है। तो नफरत करना रंग को लेकर। यहाँ मैंने पार्क के फोटोज डाले हैं, क्लब का फोटो है, पार्क का फोटो है, रेस्टोरेंट्स का फोटो है, फिर होटल्स का है। ये सारे जो फोटोज है, रेलवे कंपार्टमेंट्स, ये सारे फोटो इसलिए डाले गए हैं क्योंकि ये सारे फोटोज, यानी ये सारे जगहों के आगे ब्रिटिशर्स एक शब्द लगाते थे, दो शब्द लगाते थे, यूरोपियंस ओनली। यानी अगर आप उस टाइम पीरियड में रहते, आप पार्क जा रहे होते, आप क्लब जा रहे होते, तो वहां लिखा रहता बाहर यूरोपियंस ओनली, यानी आपको अलाउड नहीं है वहां पर जाना। तो आपको अपने ही देश में अगर ये सब जगह जो आप ही का है, आप ही के देश में आप ही लोग को बिलोंग करता है, आप वहां नहीं जा पाएंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंस ही था। और ये देखिए रंग का लेकर इतना ज्यादा भेदभाव था कि कहीं पर अलाउड नहीं थे। ओके, सो इसी तरीके से याद रखें, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, हमेशा रिवाइज कर लीजिएगा, याद रह जाएगा। और बेसिक क्वेश्चन है, आ ही जाता है। आगे देखते हैं। ये मैप मैंने डाल दिया था, फिजिकल मैप मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम नहीं देखते ज्योग्राफी में, तो याद रखिए। ये देखिए आपका मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट, ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि केरला में लोग माला पहन के घूमते हैं, ठीक है। केरला में माला पहन के घूमते हैं, यहीं पर केरला है ना, ये वाला पर्पल वाला केरला है। आप कोंकण याद करेंगे कैसे, यहाँ देखिए गोवा है, ये छोटा सा है ना, ये गोवा है, तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो ऐसे कोंकण याद कर लीजिएगा। डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये हिस्सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ये पूरा है, ठीक है, जो ट्रायंगल रूप में है ना, क्योंकि इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, तो ये पेनिनसुलर यानी 3 जगहों पे पानी होगा, तो ये डेक्कन प्लेट्यू उसी का हिस्सा है। यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, मोस्टली यही 3 कोस्ट मोस्टली आते हैं, मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल। मालाबार इधर रह गया, कोंकण उसके ऊपर है, तो ये बच गया, तो इसको इस तरफ ले आएगा ईस्टर्न घाट में, ठीक है। चलिए, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।